हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिल्कुल मज़े से और बिल्कुल शानदार तरीके से आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ऐसे में हम लोग जो क्लास कर रहे हैं फ़िलहाल प्रेजेंट वाला आपका सामाजिक अध्ययन का है। सामाजिक अध्ययन के मैक्सिमम चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। कल ये लगभग 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज मराठा का पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। मराठा का एक वीडियो जा चुका है, आप लोग देख लीजिए, नहीं देखे हैं तो। मराठा का जैसे ही दूसरा पार्ट खत्म होता है तैसे ही आपका 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखेंगे। वहाँ से वह कंप्लीट होते ही 2 चैप्टर में, वो भी 2 क्लास में वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा मैक्सिमम, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं है पढ़ने का। बस उसमें क्या है, कंपनियाँ कैसे आती हैं और अपना कैसे स्थापना होती है, कब उनका स्थापना का कारण क्या होता है, यही सब देखना है हमको। हम आराम से डिस्कस करेंगे और उसको बेहतरीन तरीके से हम लोग सीख लेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पे वो खत्म होते ही आपका हम पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे। पॉलिटी में कुछ चैप्टर हैं, 1-2 चैप्टर हैं, उसको खत्म करेंगे। इसके बाद आपका ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे और इन्वायरमेंट का कुछ चैप्टर है, उसको खत्म कर देंगे। क्योंकि सामाजिक अध्ययन एक ऐसा विषय है दोस्तों, सामाजिक अध्ययन हो गया और पॉलिटी के हो गए, जो चैप्टर आप में हैं यह अनेकों जगह पूछे जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप डीएलएड में पढ़ लिए, 3rd सेम पास हो गए, फिर मजा आप मास्टर बन गए भैया, अब हमको नौकरी करनी है आराम से भैया। कुछ नहीं करना है नौकरी, सबसे मेहनत तो वही है, कंपटीशन लेवल में आपको करना है। और ऐसे क्लास आपको बेहतरीन तरीके से दिया जा रहा है जो आपको हर समय काम आएगा, हर समय काम आएगा। मतलब कि अगर आप डीएलएड 3rd सेम में हो गए ना, मतलब आप टेट के फॉर्म भर रहे हो ना, तो इसको बार बार देखिए। हम तो कहेंगे 2 से 3 बार देखिए, हमारी बात मानिए, क्योंकि ऐसे क्लास बहुत कम दिए जाते हैं फ्री में बेटा। आप देखिए, क्योंकि हम लोग का जो ऑनलाइन शिक्षण का एक मोटिव है कि आपको अच्छे से अच्छा क्लास दे दिया जाए, जिससे कि आप जीवन पर्यंत जितने बच्चे जुड़ते रहें, आने वाले समय में भी जितने बच्चे जुड़ते रहें, उनको यह लगे कि हाँ, ऑनलाइन शिक्षण ने कुछ अच्छा काम किया है बच्चों के लिए। तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ते रहें, हम लोग के मोटिव को ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम तो यही कहेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शिवाजी यानी कि मराठा, शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में और पेशवाओं के बारे में। क्योंकि आपको पता है, उधर शिवाजी की मृत्यु होती है, उनके बेटे संभाजी के मतलब कि एक तरह से विद्रोह करने के कारण वो विद्रोह करते हैं और घर से चले जाते हैं। 1680 में उनकी मृत्यु हो जाती है। हमने काफ़ी ज़्यादा भी डिस्कस किया है, इनके धार्मिक नीति के बारे में हमने बताया आपको, और इनके 2 प्रकार के कर थे इनके राज्य में, हमने उनके बारे में भी आपको डिस्कस किया है। उसके बारे में 2 प्रकार के कर थे। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपके लिए, लास्ट में करेंगे, अभी कोई बच्चा नहीं करेगा, लास्ट में करेगा। कर जो 2 प्रकार के थे, दोनों प्रकार में कितने कितने कर वसूले जाते थे, लास्ट में करेंगे। सारे बच्चे करेंगे, ईमानदारी के साथ करेंगे, तभी हमारे पढ़ाने का कुछ मतलब निकलने वाला है। लास्ट तक बने रहिए। हम आपको अपना व्हाट्सअप नंबर भी देने वाले हैं बेटा, अपना पर्सनल व्हाट्सअप नंबर देने वाले हैं, जिससे सिर्फ आप हमसे चैट कर सकते हैं। हम आपको ग्रुप में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जो गर्ल्स हैं गर्ल्स के ग्रुप में ऐड करेंगे, जो बॉयज़ हैं बॉयज़ के ग्रुप में ऐड करेंगे। वैसे बहुत सारी लड़कियां हैं ग्रुप में और बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब कि बॉयज़ हैं, 2 बॉयज़ का ग्रुप चलता है और 2 लड़कियों का ग्रुप चलता है ना। तो इस तरह लड़कियां हैं, 2 नहीं, लड़कियों का एक ही ग्रुप चलता है। कभी वैसे तो ऐड नहीं करना चाहिए मुझे, क्योंकि अपना जो आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं उसकी वजह से देखते हैं कि चैनल पे आप लोग का कमेंट आता है, सर व्हाट्सअप नंबर दे दीजिए, तो हम देंगे। लेकिन आप लोग प्रॉमिस करिएगा कभी कॉल नहीं करना है हमें, कभी कॉल नहीं करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा सीरियसली हो गया कोई चीज़ तो कॉल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं करेंगे, ठीक है। परेशान नहीं करना है सर को, क्योंकि हमें बहुत सारे काम होते हैं। तो आपको हम नंबर देंगे, व्हाट्सअप नंबर, हालांकि हम अपना याद नहीं करते हैं, खुद हमको अपना व्हाट्सअप नंबर नहीं याद है। हम लिखे हुए हैं व्हाट्सअप इस बोर्ड के जस्ट ऊपर, लास्ट में हम दे देंगे आपको। अगर भूले नहीं तो आप बने रहिए लास्ट तक, आपको व्हाट्सअप नंबर जरूर मिलेगा बेटा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आज हम देखेंगे, आज शिवाजी के उत्तराधिकारी के बारे में पढ़ेंगे। जब शिवाजी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद उनका उत्तराधिकारी आते हैं। इसके बाद दूसरी तरफ हम पेशवा के बारे में जानेंगे। इधर हम लिख देते हैं, एक मिनट। आज तो मेरे साथ एक कांड भी हो गया भैया। पढ़ा रहे थे और लगा हमें आप लोग के लिए मेहनत करते हैं तो खलता नहीं है, खैर कोई बात नहीं। एक बार हुआ सेशन लाइव और पता नहीं कैसा हुआ कि पूरा सेशन बनने के बाद 1 घंटे के बाद लगा कि साउंड ही नहीं आ रही है, तो फिर से बनाना पड़ा। खैर आप लोग नहीं समझते हैं ना इस बातों को, क्योंकि आप लोग को क्या, आप लोग को देखना तो है नहीं पूरी वीडियो, बस आप लोग हल्ला बोलते हो। भैया क्लास स्टार्ट कर दीजिए, संस्कृत का भी क्लास लगा दिया गया है आप लोग के लिए। मैम ने कहा भी है आपका 13 से 14 दिन में आपका क्लास खत्म हो जाएगा। हर शाम को 6 बजे आपका क्लास आता है, आप देखा करें वहाँ पे संस्कृत का, मैथ का रिवीजन क्लास देखा करें, है ना। लास्ट में बने रहिए, हम आपको सूचना देंगे, लास्ट तक बने रहिए। सिर्फ पहले क्लास कर लेते हैं आज। और देखिए, एक तरफ शिवाजी के उत्तराधिकारी थे बेटा, एक तरफ शिवाजी के उत्तराधिकारी थे, शिवाजी के उत्तराधिकारी थे, ठीक है, और एक तरफ पेशवा। यही 2 चीज़ हमने अगर सीख गए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, आपके डीएलएड में भी आएंगे और आपके अनेकों एग्जाम में आएंगे।
अब देखिए क्या होता है, शिवाजी के उत्तराधिकारी, शिवाजी की जैसे डेथ होती है, आपको पता है 1680 में विद्रोह कर देते हैं संभाजी, जो शिवाजी के पुत्र होते हैं बड़े वाले, सॉरी ये बड़े पुत्र होते हैं, शिवाजी के 2 पुत्र होते हैं, अभी दोनों के बारे में बताएंगे। शिवाजी के 2 पुत्र होते हैं, एक राजाराम होते हैं, एक संभाजी होते हैं। संभाजी विद्रोह कर देते हैं, विद्रोह के कारण इनको मतलब ये घर से निकल जाते हैं उसी के शोक में, क्योंकि ये संभाजी से बहुत प्रेम करते थे, बहुत ज़्यादा बेहद प्रेम करते थे बेटा। इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, किसकी? शिवाजी की, 1680 में। यह बात हमने कल डिस्कस किया था, है ना। 2 बातें आपको लिखनी है बेटा। कर जो 2 प्रकार के थे इनके राज्य में, जो ये कर लगाए थे 2 प्रकार के शिवाजी, उन करों का नाम लिखना है और कितना कितना कर लेते थे। जैसे पहला कर है तो पहले कर में कितना मतलब 1/6 लेते थे, 1/8 लेते थे, 1/4 के 1/10, 2 प्रकार के कर थे। दोनों का आप आंसर देंगे लास्ट में। और एक चीज़ और लिखेंगे कि जो मुगलों का क्रम था ना, मुगलों का जो क्रम था उत्तर मुगल काल का, पहले वीडियो में बाबर वाले हमने बताया है, वो पूरा क्रम से आप लिखेंगे। देखते हैं कितने बच्चे लिख देते हैं, कितने बच्चों को क्रम याद है उत्तर मुगल काल का, बिल्कुल डेट सहित लिखेंगे, कब से कौन तक रहा है। लास्ट बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह द्वितीय तक आप लिखेंगे। देखते हैं कितने बच्चों को याद है हमारा पढ़ाया हुआ, ठीक है। लास्ट में आप करेंगे जब वीडियो ऑफलाइन हो जाएगा तो कमेंट करेंगे सारे बच्चे। और देखिए शिवाजी के 2 पुत्र रहते हैं, एक राजाराम होते हैं। अस्किताना नहीं बेटा, अगर आप अस्किताने लगे, आप अगर अपने आप को जंगड़ चोरी बना लिए, जंगड़ चोर करते हैं जिसको ना, कि जांगर चुराना, अगर आप इस तरह हरकत करने लगे ना तो समझ लीजिए फिर सत्यानाशी है। अब राजाराम एक तरफ हो गए और एक तरफ हो गए संभाजी। कौन हो गए? संभाजी। संभाजी बड़े पुत्र होते हैं, बड़े पुत्र होते हैं शिवाजी के, बड़े पुत्र होते हैं बेटा। और इनके शोक में इनकी डेथ हो जाती है, तब तक पता चलता है इधर सत्ता राजाराम हड़प लेते हैं। हड़प क्या लेते हैं? एक तरह से यह जबरदस्ती सत्ता ले लेते हैं और शासन करने लगते हैं। उधर संभाजी के गैर मौजूदगी में सारा काम या सत्ता वगैरह देख रहे थे। एक काम और आप याद रखेंगे, जो यह पूछा जाता है, बहुतों बार पूछा गया एग्जाम में, संभाजी किसके पुत्र थे? मतलब कि शिवाजी के तो पुत्र थे, मतलब इनकी माता का क्या नाम था? तो बताएंगे साईबाई नाम था। और शिवाजी के 7 पत्नियां थी, है ना। 3 पत्नियों के बारे में जिक्र हमेशा मिलता है, हमने आपको बताया हुआ है चैनल पे, कल वाला वीडियो जरूर देखें। संभाजी की गैर मौजूदगी में राजाराम जो है सत्ता पर आते हैं और इधर पता चलता है संभाजी को। तो संभाजी जब आते हैं वापस तो बेटा इनको बंदी बना देते हैं और इनको बंदी के बनाने के बाद अपने शासन करने लगते हैं। कब से कब तक शासन करते हैं तो बता देंगे 1680 से लेकर 1679 तक, सॉरी 89 तक, 89 90 89 है ना, 1689 तक, 1680 से लेकर 1689 तक इन्होंने शासन करते हैं, या शासन करते हैं। तब तक जो है राजा राम जी इनके गिरफ्त में होते हैं, संभाजी के गिरफ्त होते हैं, कर लीजिए कारागार में होते हैं। एक तरह से संरक्षक के तौर पे, निगरानी के तौर पे होते हैं। संभाजी के निगरानी के तौर पे राजा राम होते हैं। इधर क्या होता है बेटा, संभाजी शासन पर बैठते ही अपनी राजधानी, जो इनकी राजधानी पहले क्या थी, रायगढ़ थी, रायगढ़ से ये अपनी राजधानी कहाँ कर लेते हैं बेटा, इनकी जो एक मिनट पहले राजधानी दूसरी थी, ये बाद आते हैं, बाद में इसको रायगढ़ बना लेते हैं अपनी राजधानी। ज्यों सत्ता पर बैठते हैं संभाजी अपनी राजधानी रायगढ़ बना लेते हैं। ये चीज लिख लीजिए क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है, ये अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर लिए, तो बताएंगे रायगढ़। रायगढ़ बेटा, रायगढ़ इन्होंने अपनी राजधानी बना ली, ठीक है, रायगढ़ अपनी राजधानी ये बना लेते हैं। लेकिन इनका जो जीवन था बेटा बहुत ही संघर्षमयी था, क्योंकि जो इनके परिवार वाले थे इनका साथ नहीं दे रहे थे और इनके विरोध थे। एक तरह से परिवार में ही कलह था कि जो सौतेले भाई थे इनके, जो सौतेली माँ थी, क्योंकि इनके पास बहुत सारे माएँ थी ना, सौतेली माँ थी, क्योंकि इनके जो पिताजी थे शिवाजी, इनके पास 7 पत्नियां थी। 7 पत्नियां के जाहिर सी बात है, जब एक पत्नी जो इनकी थी साईबाई थी, साईबाई के ये पुत्र थे, है ना, पुत्र रहते हैं, और इनके पास 2 ही पुत्र थे बेटा, और बहुत सारे सिस्टर थी इनकी, बहुत सारे भाई भी थे कह लीजिए, जिनका जिक्र हमें नहीं देखने को मिलता है क्योंकि वह सत्ता में नहीं रहते हैं। उनको औरंगजेब मरवा देते हैं उन लोग को, और उनकी बहुत सारी माएँ रहती हैं, मतलब 7 माएँ होती हैं, 7 माएँ और प्लस उनके जो बेटे होते हैं वो कलह कर लेते हैं, कलह का कारण बन जाता है इनके घर में, और इनके सब विरोधी करने लगते हैं। इस तरह से विरोधी हो जाते हैं, विरोध में खड़े हो जाते हैं, मरने पर उतारू हो जाते हैं लोग। ऐसे में इन्होंने एक विश्वासी आदमी को, जिसका नाम था कवि कलश, आप लिख लेंगे कवि कलश, कवि कलश, कवि कलश को अपना मंत्री चुनते हैं, अपना सेनापति चुनते हैं, एक तरह से कह लीजिए अपना विश्वासी आदमी, सबसे ज़्यादा विश्वासी आदमी के रूप में उसको चयन करते हैं, और इनको ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास करते हैं जितना कि अपनी माँ के ऊपर खुद नहीं करते थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा विश्वास करते थे इसके ऊपर। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है बेटा कि यह कभी भी जहाँ पे भी जाते थे
मतलब कि कहीं भी होता था घुड़सवारी के लिए आना आना जाना, जैसे होता है बॉडीगार्ड आज लोग रखते हैं, उसी तरह ये संरक्षक के तौर पे इनके पीछे आगे पीछे रहते थे। मतलब बहुत ही विश्वासी थे और इनकी बातें सारी बातें ये मानते थे और एक तरह से यह इनको परख भी चुके थे। संभाजी जो थे कवि कलश को परख भी चुके थे, उनको आजमा चुके थे। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा वह इनसे खुश रहते थे और एक तरह से इनका यह विश्वास पात्र आदमी था, एक तरह से आप कह सकते हैं। अब देखिए, अब इतनी बातें इधर हो गई। अब उधर क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाता है एक चीज और, कि अकबर नाम का एक औरंगजेब का पुत्र होता था। क्योंकि ये सब औरंगजेब के ही समय तो हो रहा था ये सारी चीजें। औरंगजेब मरता है 1707 तक, उसके पहले तक मतलब उसके पहले संभाजी की मृत्यु हो जाती है। खैर इनकी भी मृत्यु हो जाती है, हम बताते हैं सारी सब कुछ। क्योंकि इधर जब शिवाजी के वंशज का काम खत्म होता है तो उधर पेशवा जो होते हैं, जो पेशवा होता है बेटा, वो शिवाजी के अष्टक मतलब अष्ट प्रधान में होते हैं, सबसे बड़ा पोस्ट होता था। लेकिन उस समय उनको कह लीजिए कि खलीफाओं का या फिर कह लीजिए उनको सबसे पावरफुल शक्ति के रूप में नहीं देखा जाता था पेशवाओं को। बाद में पेशवा जो हैं, जब इधर सत्ता शिवाजी के जो उत्तराधिकारी थे इनकी सत्ता कमजोर होने लगती है तो पेशवा उधर मजबूत होने लगते हैं, है ना। और उधर बहुत सारी घटनाएं हम बताते चलते हैं आपको, आप लोग सुनते चलिए। अब देखिए उधर क्या होता है बेटा, अकबर वो नहीं, एक अकबर और था जो औरंगजेब का पुत्र था, वो विद्रोही था, विद्रोही था, एक तरह से विद्रोह पर उतारू हो गया। उधर विद्रोह पर उतारू हो जाता है वह, और वह आके संभाजी से संधि कर लेता है। अकबर नाम होता है, वो आके संभाजी से संधि कर लेता है या फिर संभाजी के शरण में आ जाता है। संभाजी उसे अपने परिणाम स्वरूप अपने पास रख लेते हैं। लेकिन उधर मुगलों को खटकने लगता है कि संभाजी कहाँ गए। उधर पता चलता है औरंगजेब को जो अकबर है, जो विद्रोही है, वो आ गया है, संभाजी के पास आ गया है। और उधर से जो औरंगजेब होता है बेटा, काफ़ी ज़्यादा सेनाएं भेजता है और अपने बेटे के साथ इनको भी मृत्यु के घाट उतार देता है। मतलब इनकी कहानी जो होती है लास्ट में 1600 मतलब 1689 तक रहता है और इनकी मृत्यु हो जाती है 1689 में। ये बात आपको पता होना चाहिए। इनकी मृत्यु के बाद जाहिर सी बात है अब कौन राजा बनेगा, बचा तो एक ही पर्सन, कौन बचा। जब संभाजी की मृत्यु हो गई, एक बात और कल जान लें थोड़ा सा, जब इनकी मृत्यु होती है बेटा तो उनके एक पुत्र रहते हैं, क्या नाम होता है, साहू जी। आप लोग लिख लेंगे, संभाजी की जब मृत्यु होती है ना तो इनके एक पुत्र होते हैं बेटा, साहू जी, साहू जी महाराज, साहू जी महाराज। आप पूरा लिख लें, साहू जी महाराज बेटा। यह मात्र 7 साल के होते हैं, मात्र 7 साल के होते हैं, 7 साल के होते हैं, यह बात आप लिख लेंगे। मात्र 7 साल के होते हैं, इनके एक पुत्र होते हैं, इनकी मृत्यु के बाद यह होते हैं। अभी सारी घटना बताते हैं, उससे थोड़ा सा पहले चलते हैं। जब इनकी मृत्यु होती है ना तो उधर इनकी मृत्यु होती है, उधर यह आज़ाद हो जाता है, जाहिर सी बात है। जब इनके संरक्षण में था यह तब तक था जब तक यह राजा थे, अब राजा नहीं रहे तो इनका भाई आज़ाद हुआ। अभी इसका पल्ला भारी हो गया भैया, अभी राज सत्ता ले लेता है। लेकिन इसके दिमाग में एक मतलब कि कह लीजिए कि एक तरह से खुरापाती चलता रहता है राजा राम के। अब हालांकि राजा राम तो मराठा का साम्राज्य बन ही गया बेटा। अब यह सोचता है कि अब अगर अंग्रेजों से पंगा ले लिए ना, जैसे भैया चले गए, मतलब संभाजी जैसे चले गए, वैसे हमारा भी सब सत्यानाश करेंगे। अब इसके मूड में एक तरह से खुरापाती तरीके से चल रहा था। हालांकि राजा राम को पता था कि पूरी मराठा साम्राज्य पर औरंगजेब का नजर बनाया हुआ है, वह किसी भी समय आ सकता है। और पता चलता है कि उधर जैसे ही अपना इनकी मृत्यु होती है, इनका जो रायगढ़ बेटा राजधानी थी, रायगढ़ से उठा के सतारा अपना राजधानी शिफ्ट कर लेता है। तो याद रखेंगे, जब तक संभाजी थे तब तक तो राजधानी रायगढ़ थी, लेकिन जैसे राजा राम आते हैं तब राजधानी क्या हो जाती है, सतारा हो जाती है। एक बात अगर याद होगा आपको तो सतारा जो है सबसे पहले हड़प नीति में, जो लॉर्ड डलहौजी थे उनके हड़प नीति में सबसे पहले शामिल होने वाला सतारा ही था। 1848 में 1848 में सबसे पहले सतारा को हड़प नीति द्वारा अंग्रेजों के शासन में मिलाया गया था, है ना। तो वह तो खैर बात अलग है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे जब आएंगे उस टॉपिक पे। अब राजा राम जो है बेटा अपना जो इनका कैपिटल होता है, जो राजधानी होता है रायगढ़ से, वो सतारा शिफ्ट कर लेते हैं। यह सोचकर कि अंग्रेजों का नजर, यानी कि जो आपके औरंगजेब होता है अंग्रेज कर रहे हैं बेटा, औरंगजेब, अंग्रेज अगर कहीं निकला हो भूल से तो माफी दीजिएगा। औरंगजेब की बात करें, मतलब मुगल का काल अभी चल रहा है ना, अभी तो मराठा की शक्तियां खत्म होंगी, उधर अंग्रेजी की शक्तियां बढ़ने लगती हैं, इधर मराठा और मुगल की शक्तियां दब जाती हैं पूरा, है ना। तो इधर अंग्रेजों का शासन, पुर्तगालियों जो होते हैं, जो यूरोपीय कंपनियां होती हैं, उनका शासन बढ़ने लगता है ना। तो याद रखेंगे थोड़ा सा, अगर कहीं जाए मिस्टेक हो सकता है, भैया ह्यूमन बीइंग है, कहीं भी मिस्टेक अगर हो जाता है बोलने में तो आप माफ़ी दीजिएगा। हम यहाँ पे औरंगजेब की बात कर रहे हैं, अगर अंग्रेज निकला हो भूल बस तो माफ़ करिएगा। अब देखिए यहाँ पे औरंगजेब बेटा, औरंगजेब से डरने के कारण ये अपना सतारा शिफ्ट कर लेते हैं अपनी राजधानी को, और वह सत्ता वहाँ पे स्थानांतर कर लेते हैं। और इधर क्या होता है, रायगढ़ में बेटा, रायगढ़ में आता है औरंगजेब, और इनका जो बेटा होता है साहू जी, 7 साल का, जो इनके बेटा होते हैं 7 साल के साहू जी, इनको उठा ले जाता है, प्लस इनकी जो पत्नियां होती हैं
संभाजी की पत्नी हो गए, बच्चे हो गए, जितने भी बच्चे बच्चियाँ होंगे सबको उठा ले जाता है और सबको मार उड़ देता है। लगभग साहू जी हो गए, उनको रखा रहता है क्योंकि छोटे बहुत रहते हैं, इनको रखे रहते हैं, बाद में ये आज़ाद होंगे, अभी हम आपको बताएंगे। अब देखिए, ये चीज़ें रही इनके मृत्यु तक, और इधर जो राजा राम था अपना सत्ता चलाने लगा सतारा में अपना सत्ता चलाने लगा। लेकिन यह एक बात से डरता था बेटा, ये डरता था इस वजह से कि अपना साम्राज्य विस्तार नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर यह साम्राज्य विस्तार करने लगता तो इसे भय था कहीं हमें भी औरंगजेब उड़ा न दे, औरंगजेब हमें भी कहीं उड़ा न दे। इस बात से भय से अपना जो है बेटा सत्ता का विस्तार नहीं करता था, साम्राज्य विस्तार से डरता था। ये बातें पता हो गई। अब देखिए, अब इधर यह जो शासन करता है बेटा, बता अगर पूछा जाए आपसे कि यह कब से कब तक शासन करता है तो बता देंगे, क्योंकि जब इनकी मृत्यु हुई 1689 में, तो लिख लेंगे आप 1689 से लेकर बेटा 1700 तक, 1700 तक यह शासन करता है, 1700 तक शासन करता है। 1700 में मतलब 1700 में इसका डेथ हो जाता है, जाहिर सी बात है 1700 तक शासन करता है, बचा ही नहीं रहेगा तो आगे क्या अपना राज्यपाट चलाएगा। अब बेटा इधर क्या होता है, राजा राम की मृत्यु के बाद राजा राम, क्योंकि एक कांड हो जाता है, इधर मौका पाता है, बिल्कुल कह लीजिए कि इसकी मृत्यु हो जाती है, अपने आप मृत्यु हो जाती है, कह लीजिए कि साम्राज्य विस्तार वगैरह से डरता था। खैर औरंगजेब नहीं इसे मारता है, कहीं कहीं अगर मिल जाता है आपको औरंगजेब की वजह से इसकी मृत्यु हुई तो वो चीज़ गलत मानिएगा। इसकी मृत्यु अपने आप होती है, किसी भी कारणवश इसकी मृत्यु हो जाती है 1700 में। तो इसका एक बेटा होता है छोटा, उसका नाम होता है शिवाजी द्वितीय। तो क्या नाम होता है बेटा, शिवाजी द्वितीय, शिवाजी द्वितीय, शिवाजी द्वितीय नाम का इसका बेटा होता है। और इसकी एक वाइफ भी होती है जिसका नाम होता है बेटा, इसकी वाइफ का क्या नाम होता है, कोई बताएगा इसके वाइफ का क्या नाम होता है? शिवाजी द्वितीय की मतलब की माता जी और इसकी पत्नी जी क्या नाम होता है? ताराबाई। पूछा गया है, आप लोग इसे याद रखें, ताराबाई नाम होता है। क्या नाम होता है? ताराबाई, ताराबाई, ताराबाई बेटा। ताराबाई जो होती हैं इसकी वाइफ होती हैं। एक बार फिर से अगर रिवीजन कराना हो तो रिवीजन देख लीजिए। पहले क्या होता है, शिवाजी की मृत्यु होती है, संभाजी गद्दी पे आते हैं। संभाजी का जो शासन होता है बेटा 1680 से 1689 तक होता है। इसके बाद जो अकबर होता है, जो औरंगजेब के दरबार में होता है, औरंगजेब का जो पुत्र होता है कह लीजिए, जो विद्रोह करता है, वो संभाजी के यहाँ शरण ले लेता है। संभाजी को इसी कारणवश संभाजी को और अकबर को भी औरंगजेब मरवा देता है। 1689 में दोनों लोग मर जाते हैं, इनका डेथ हो जाता है मतलब। तो वह आता है बेटा, कह लीजिए कि ये आज़ाद हो जाते हैं। पहले तो ये देख लीजिए, राजा राम आज़ाद हो जाते हैं। राजा राम आज़ाद होते ही अपना जो कैपिटल होता है रायगढ़ से सतारा शिफ्ट कर लेते हैं। सतारा पे आने के बाद इनका जो भय बना रहता है कि हम अब साम्राज्य विस्तार नहीं करेंगे। और उधर क्या होता है, जो संभाजी के पुत्र रहते हैं साहू जी महाराज, उनको वह 7 साल के होते हैं, उनके साथ उनकी माता जी को यानी कि संभाजी के पत्नी को और बहुत सारे लोगों को वह इनके फैमिली में उठा ले जाता है ना, गिरफ्त कर लेता है, कुछ लोग को मार डालता है और बल्कि साहू जी बचे रहते हैं। अब इधर क्या होता है, यह अपना सत्ता विस्तार पे रोक देता है क्योंकि इसे डर रहता है कि औरंगजेब कहीं चढ़ाई न कर दे, क्योंकि उस समय मुगलों का जो नीति था बेटा ना बहुत खराब था। वह लड़ते कम थे, मारते ज़्यादा थे, है ना, मतलब कि काट पीट ज़्यादा करते थे, गाजर मूली की तरह काटना कूटना, जो भी निर्दोष था उसको भी मारते थे। एक तरह से बहुत ही निर्दयी थे कह लीजिए, है ना, भाले में मुंडी लगा के घूमना, ये सब सारी चीज़ें उनके रंगों में रंगा था। अगर नहीं मारेंगे पीटेंगे तो उनका दिन नहीं बीतता था, है ना। तो ये सतारा शिफ्ट कर लिए और इसके डर से यह साम्राज्य विस्तार रोक दिए। बाद में पता चलता है कि इनकी भी मृत्यु हो जाती है 1700 में, क्योंकि इनका जो राज्य होता है बेटा 1789 से लेकर 1989 से लेकर 1689 से लेकर 1700 तक रहता है। इसके बाद बेटा यह अपना काम करते हैं कि एक कह लीजिए कि राजा राम की एक वाइफ होती है, क्या नाम होता है? ताराबाई। कई सारी वाइफ होती हैं लेकिन एक वाइफ होती है इनका ताराबाई, और ताराबाई का एक पुत्र होता है जिसका नाम बोलते हैं हम लोग शिवाजी द्वितीय। अब क्या काम होता है, ताराबाई जो होती है शिवाजी द्वितीय के संरक्षक में अपना कार्यभार संभाल स्टार्ट कर देती हैं। कार्य इधर स्टार्ट कर देती हैं। उधर पता चलता है कि यह मतलब कि शिवाजी को गद्दी पे बैठाती हैं, शिवाजी द्वितीय को, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। इसके संरक्षक के रूप में ताराबाई अपना साम्राज्य चलाने लगती हैं, साम्राज्य चलाने लगती हैं। और 1707 में इधर पता चलता है कि भैया औरंगजेब का मृत्यु हो गया, क्योंकि 1700 में इनकी मृत्यु हुई और 1707 में उधर पता चला कि औरंगजेब की भी मृत्यु हो गई। और जब औरंगजेब मर जाता है बेटा, तो इधर क्या होता है, हमारे शाहू जी महाराज ये भी आज़ाद हो जाते हैं और यह भी इधर छूट जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी द्वंद्व की स्थिति हमको देखने को मिलेगी, यह भी आज़ाद हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। और इधर कौन सत्ता पे था, तो मराठों की सत्ता पे बोलेंगे कि ताराबाई थी, सीधा सीधा बोलेंगे ताराबाई थी। और ताराबाई से साहू जी की फिर भिड़ंत होती है। 1 मिनट रुकेंगे, हम थोड़ा सा वीडियो देख लेते हैं। तो हम कहाँ थे, अब जब साहू जी उधर आज़ाद होकर आते हैं, साहू जी उधर आज़ाद होकर आते हैं और इधर पता चलता है सत्ता पर कौन है, ताराबाई, ताराबाई।
और वो भी किसकी संरक्षिका बनी हुई थी? इनके अपने बेटे जो शिवाजी द्वितीय थे उनकी संरक्षिका बनी हुई थी। और इन दोनों के बीच में एक मुठभेड़ होता है, एक संघर्ष होता है जिसको बोलते हैं खेड़ा नामक लड़ाई, या भी कह लीजिए खेड़ा जगह पर, खेड़ा नामक जगह पे होता है, उसको खेड़ा की लड़ाई भी बोलते हैं, खेड़ा का युद्ध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? खेड़ा। आप लोग लिख लेंगे, सारी चीजें आप लिखते चलिए, खेड़ा का युद्ध, या फिर खेड़ा नामक जगह पे होता है तो खेड़ा के युद्ध के नाम से फेमस हो जाता है। अब इस खेड़ा के युद्ध में ताराबाई की हार होती है और पूरा जो वास्तविक सत्ता रहता है वो फिर से किसके हाथ में हो जाता है? भैया साहू जी इधर छूट के आए थे, साहू जी क्या छोड़ेंगे क्या उसको? साहू जी के सत्ता मतलब साहू जी के हाथ में आ जाता है। पूरा का पूरा जो ये सतारा वाला पोर्शन था पूरा का पूरा किसके हाथ में अब आ जाता है? रियल में देखें तो साहू जी के हाथ में आ जाता है। और उधर जैसे ही इनकी माताजी मतलब शिवाजी की माताजी, शिवाजी सेकंड की माताजी जो हारती हैं ताराबाई, तुरंत शिवाजी पलायन कर जाते हैं। तुरंत शिवाजी ऑन द स्पॉट पलायन कर जाते हैं और वास्तविक सत्ता पूरा का पूरा साहू जी के पास आ जाती है। और यह साहू जी महाराज जो हैं दोस्तों 1707 से लेकर 1749 तक शासन में बने रहते हैं। कब से कब तक? 1707 से लेकर 1749 तक। यह लास्ट में आप लोग देखेंगे कि जब तक पेशवाओं रहते हैं, पेशवा रहते हैं, बाजीराव जब प्रथम आते हैं उनके समय तक ये सत्ता पे बने रहते हैं। बाजीराव प्रथम की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है, तब तक यह, क्योंकि 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है, तब तक यह सत्ता पे बने रहते हैं, क्योंकि 1707 से 1749 तक ठीक सत्ता पे यह बने रहते हैं। यह बातें आप याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है बेटा ये सारी चीजें, ठीक है, आप डाटा याद करते चलें, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आराम आराम से पढ़ते चलें, 2-3 बार रिवीजन करेंगे ना सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, अपने आप याद होंगी। जैसे हम बोल रहे हैं उसी तरह आप भी बोलेंगे। कैसे? क्योंकि हम भी तो पढ़ते हैं, पढ़ के ही पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे दिमाग में सब कुछ भरा हुआ है पहले से, हम आगे भैया हमसे सामने आगे खड़े होकर बोलने लगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम भी पढ़ते हैं फिर आते हैं आपके सामने बोलते हैं। अधिक इन्हीं साहू जी महाराज के समय में हमें देखने को मिलता है बेटा पेशवा उभरते लगते हैं, मतलब इन्हीं के समय पेशवाओं का उभरना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हमने देखा था कि जो अष्टदिग्गज थे, अष्टदिग्गजों में सबसे बड़ा जो पोस्ट रहता था शिवाजी के समय, शिवाजी की नियुक्ति रहती थी, एक तरह से कह लीजिए शिवाजी का मंत्रिमंडल था वो, है ना, सबसे बड़ा जो पोस्ट था वह पेशवाओं का ही था। लेकिन उस समय पेशवा मजबूत नहीं थे बेटा, कह लीजिए कि वह शिवाजी के अंदर थे, शिवाजी का पूरा हक था उनके ऊपर, शिवाजी का पूरा बाउंडेशन था, पेशवा कोई भी काम करते थे, मतलब कह लीजिए पेशवाओं को पूरी आज़ादी नहीं मिली थी। और यहाँ पे क्या होता है कि पेशवाओं की नियुक्ति शिवाजी ने करना स्टार्ट कर दिया, मतलब वो स्टार्ट किए थे। और यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे था पेशवाओं का एक तरह से उभरना स्टार्ट हो गया और पेशवा मजबूत होने लगे थे, कगार मजबूत होने की आ गई थी। क्योंकि इनके समय में जो हुआ था बेटा, ताकतवर पेशवा बन गए, मतलब पेशवाओं का काफ़ी ज़्यादा बोलबाला हो गया। देखिए आगे कैसे हम करते हैं इसको, हम बताते हैं आपको। लेकिन साहू जी के समय पेशवा चुने जाने लगे। अब पेशवाओं का चुनने का जो पूछा जाता है सिलसिला कब से स्टार्ट हुआ था, तो आप बोलेंगे शिवाजी के समय से। लेकिन पेशवाओं का मजबूती कब मिली थी? पेशवा जो है कब से पावरफुल में आना स्टार्ट हो गए थे, अपने अपने आप को एक तरह से शक्ति, एक अलग शक्ति के रूप में उभारना कब से शुरू कर दिए थे? तो आप याद रखेंगे बेटा, जो हमारे शिवाजी थे, शिवाजी के पुत्र थे संभाजी, संभाजी के पुत्र थे बेटा साहू जी। शिवाजी के समय वो उभरना, मतलब कि उनका एक तरह से चयन होना स्टार्ट हुआ था, वह चयन करना स्टार्ट किए थे। लेकिन उभरना एक तरह से अलग शक्ति के रूप में अपने आप को सोचना साहू जी के समय पेशवा करने लगे बेटा। ये चीज़ आप दिमाग में रख लेंगे, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, एक दूसरे से रिलेटेड है, इसमें हो सकता है आपको कंफ्यूजन कर दे। लेकिन ये भी चीज़ याद रखेंगे, जो शिवाजी के संरक्षक के तौर पे, मतलब संभाजी के जो बेटा एक तरह से चाह के रूप में थे, मतलब कि संभाजी के एक तरह से कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा दिल लगी कौन था, ये बात हर जगह पूछा गया है तो बताएंगे कवि कलश थे। कवि कलश, वहाँ पे अनेकों नाम दिया रहेगा आपको, आगे का नाम चेंज कर देगा, पीछे का नाम चेंज कर देगा, इस तरह का आपको भ्रम में डालने के लिए अनेकों नाम दिया रहेगा। तो आप भ्रम में नहीं पढ़ेंगे, आप ऑनलाइन शिक्षण के बच्चे हैं बेटा, आराम से पढ़ते चलिए मस्ती के साथ, बहुत ही आनंद आने वाला है। अब देखिए, यस, तो साहू मतलब नियुक्त कर दिए, जो साहू जी थे हमारे, साहू जी महाराज थे, वो पेशवाओं की नियुक्त कर दिए। अब सबसे पहले पेशवा की नियुक्ति कौन, मतलब पेशवा कौन आते हैं, तो आप बता देंगे कौन आते हैं सबसे पहले पेशवा? बालाजी विश्वनाथ बेटा। अब इसको थोड़ा इरेज करते हैं इधर की कहानी, है ना, फिर हम आते हैं दूसरी तरफ। इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब पेशवाओं की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इधर इनकी सत्ता कमजोर हो गई, अभी इनकी सत्ता चलेगी थोड़ी देर, हम बता रहे हैं आपको, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। अब इधर देखिए, अब इधर जो नियुक्त किए सबसे पहला पेशवा बालाजी विश्वनाथ का, बालाजी 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 विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ बेटा, ये सबसे पहले पेशवा नियुक्त किए जाते हैं और ये प्रथम पेशवा चुने जाते हैं, यह मान लीजिए। और इस बालाजी के समय ही हमें देखने को मिलता है कि पेशवाओं का पद वंशानुगत हो जाता है, मतलब कि अब यह वंश के अनुसार चलने लगता है। पेशवाओं के पुत्र पेशवा बढ़ते चले गए, अपने पावर को मजबूत करते चले गए, धीरे धीरे अपनी नींव बनाते चले गए।
और इनकी लास्ट में नींव इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाती है बेटा, इधर राजा की शक्ति कमज़ोर होने लगती है। मतलब कि जो शिवाजी के मराठाओं थे बेटा, उधर राजा की शक्ति कमज़ोर होने लगती है और इधर पेशवा मजबूत होते चले गए। लेकिन हमें साहू जी के समय एक चीज़ और देखने को मिल जाता है कि मराठा दो भागों में बढ़ जाता है। कौन कौन से? एक तो सतारा की तरफ चलता रहता था, सतारा की तरफ जहाँ पे साहू जी थे, साहू जी। यहाँ पे कौन था बेटा? सतारा। सतारा में साहू जी थे ना, साहू जी। क्योंकि साहू जी का जो समय काल था बेटा वो तो 1749 तक था, 1749 तक ना, तो 1707 से लेकर 1749 तक इनका शासन चलता रहा इधर। ये सतारा की तरफ थे, ये सतारा की तरफ थे, जो अपना जो इनका राजधानी था वो सतारा की तरफ था, ये अपना सतारा की तरफ नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन उधर जो ताराबाई का पुत्र था बेटा शिवाजी द्वितीय, क्या वो छोड़ेगा? वो भी तो अपना मराठा ही था ना, वो अलग सत्ता बना दिया। इधर हारा था क्योंकि इधर रायगढ़ से उसकी माता जी जो थी ताराबाई, रायगढ़ से सतारा शिफ्ट की थी। अब वो क्या काम किया, सतारा में तो इसके भाई थे, मतलब कि इसके चाचा के लड़के थे, साहू जी थे, और उधर वो क्या काम करता है, कोल्हापुर चला जाता है। कोल्हापुर यानी कि आपका किधर पड़ता है पता है? तमिलनाडु की तरफ पड़ता है कोल्हापुर। कोल्हापुर का चप्पल, सॉरी नहीं बेटा, कोल्हापुर का चप्पल महाराष्ट्र में, कोल्हापुर महाराष्ट्र में ही पड़ता है, एक महाराष्ट्र कर्नाटक का बिल्कुल बॉर्डर कर लीजिए, ठीक है ना। कोल्हापुर कोल्हापुर को एक तरह से स्वतंत्र मराठा के तौर पे वो घोषित कर दिया। कौन? शिवाजी बाजीराव, शिवाजी द्वितीय बेटा, शिवाजी द्वितीय। अब इधर कोल्हापुर का शासन वो संभाल लिया। अब इधर क्या होता है, इधर हमको देखने को मिलता है कुछ दिन बाद या फिर, लेकिन इधर देखने को मिलता है बेटा बाद में बालाजी विश्वनाथ जो है ना, बाजीराव प्रथम आता है। बालाजी विश्वनाथ के बाद इधर बालाजी विश्वनाथ आते हैं, फिर बाजीराव प्रथम आता है। इस तरह क्रम बताते हुए चलेंगे आपको। बाजीराव प्रथम आते हैं, बाजीराव प्रथम, आप लोग लिख लें इसको, बाजीराव प्रथम आते हैं। अब इधर थोड़ा सा हमको मुठभेड़ देखने को मिलेगा। इधर क्या होता है बेटा, इसके समय संधि होती है, बाजीराव के समय हमें संधि देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं संगोला की संधि। संगोला की संधि बोलते हैं बेटा। उस समय हमको एक संधि देखने को मिलता है जिसका नाम होता है संगोला की संधि। बहुतों बार पूछा जाता है उस संगोला की संधि में क्या होता है, तो बोलेंगे उस संधि में वास्तव में जो साहू की मृत्यु के बाद, साहू की मृत्यु तो हो जाती है 1750 में, ये 1749 में चलते हैं, 1750 में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो 49 तक शासन चला, 1750 में इनकी मृत्यु हो गई, ये मान लेंगे। इसके बाद जब साहू जी की मृत्यु हो जाती है बेटा, और इस संधि में जो होता है कोल्हापुर के शासकों को द्वारा, जो कोल्हापुर के शासक थे अब वही तो बचे, अब यही बचे ना, शिवाजी द्वितीय बचा, तो यह क्या काम करता है बेटा, यह पूरी तरीके से कह लीजिए कि अपनी जो पावर रहता है ना वो पेशवाओं को दे देता है। एक तरह से वास्तविक जो शक्ति होती है ना, ये पेशवाओं को मान लेता है, पेशवाओं को। तो आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेशवा को पावरफुल बनाने वाला सबसे पहला राजा कौन था? पेशवा को नियुक्त करने वाला शिवाजी थे। और शिवाजी के बाद पेशवा को पावरफुल, मतलब पेशवाओं की नियुक्ति कब से स्टार्ट होने लगी, पेशवा कब एक तरह से ताकतवर के रूप में उभरने लगे, तो आप बोलेंगे साहू जी के समय। साहू जी के समय वो ताकत रूप में अपना उभरने लगे। लेकिन बोला जाता है कि पेशवा को कब, कौन से ऐसे राजा थे मराठा में कि पेशवाओं को ही मान लिए कि सबसे बड़ी शक्ति है, तो बोलेंगे शिवाजी द्वितीय। ये सारे क्वेश्चन हैं, आप नोट करते चलेंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं बेटा। अब यहाँ पे पेशवा का पद स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे पेशवा मजबूत हो गए। अब वास्तविक शक्ति पूरी की पूरी शिवाजी से, मतलब कि मराठाओं की जो थी, शिवाजी से स्टार्ट हुआ था वंशानुगत, वहां से अब खत्म हो गया, सारी कहानी खत्म, इधर उत्तराधिकारी भी खत्म इनके। अब यहाँ से स्टार्ट होता है पेशवा की शक्ति। अब हम स्टार्ट करते हैं पेशवा, देखते रहिए, ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए अब आपको कि पेशवा कैसे उभर गए, पेशवा कहाँ से बनना स्टार्ट हुए। ठीक है, अब यहीं पे हमको मिलेगा बालाजी, मतलब वह मस्तानी वाली कहानी, यही से मिलता है बाजीराव द्वितीय के साथ मस्तानी, है ना, सारी हम कहानी अभी डिस्कस कर रहे हैं, आप देखते चलिए, बस थोड़ा साथ दीजिए हमारा, कोऑपरेट करिए, सब समझ में आएगा। अब देखिए इधर बालाजी विश्वनाथ का जो शासन होता है बेटा, बालाजी विश्वनाथ का जो शासन होता है, बोलेंगे 1713 से लेकर 1720 तक होता है, 1713 से लेकर 1720 तक होता है, 1720 तक। अभी देखिए ये मरे नहीं है, जो साहू जी आपका, उनका डेथ नहीं हुआ बेटा, उधर कल उधर वहाँ हैं, लेकिन जो बोला जाता है पेशवा का पद जो सृजित करने वाले हैं कौन हैं, तो बोलेंगे पेशवाओं का पद सृजित करने वाले शिवाजी द्वितीय थे। शिवाजी द्वितीय, शिवाजी नहीं, शिवाजी द्वितीय थे, नियुक्ति करते थे शिवाजी। लेकिन पेशवाओं का पद एक तरह से पावरफुल बन गया या फिर घोषणा कर दिए पावरफुल होने का, तो बालाजी के विश्वनाथ के समय कौन किया था, बोलेंगे शिवाजी द्वितीय किए थे। ठीक है, वो राजा राम के पुत्र था, जो जिसकी मम्मी थी ताराबाई। ये बातें आपको पता होना चाहिए। अब इधर क्या काम होता है बेटा, बालाजी को द्वितीय संस्थापक के तौर पे देखा जाता है मराठा में। आपसे पूछा जाता है कि मराठाओं में सबसे पहला जो संस्थापक के तौर पे किसे देखा जाता है, तो आप बोलेंगे शिवाजी। लेकिन द्वितीय मराठा सम्राट या फिर द्वितीय मराठा साम्राज्य के संस्थापक के तौर पे अब बालाजी विश्वनाथ जी को देखे जाने लगा।
बालाजी विश्वनाथ जी 1713 में सत्ता पर बैठते हैं और यह मराठा साम्राज्य का खूब विस्तार करते हैं, खूब विस्तार करते हैं बेटा, मजा ही आ जाता है इनको। अब इधर आपको बता देते हैं, यह 1719 तक काफी ज्यादा विस्तार किए, 1719 तक काफी ज्यादा विस्तार किए। एक मिनट 1719 तक ये काफी ज्यादा विस्तार के रूप में थे अपने आप को। अब इधर इनको पता चला भैया, इधर आपको पता है बहादुर शाह था, बहादुर शाह 1707 से लेकर 1712 तक रहता है सत्ता पे, मुगलों में बता रहे हैं 1712 से लेकर 1707 से लेकर 1712 तक रहता है सत्ता पर, क्यों उत्तर मुगल काल चल रहा था ना। उधर तो ससुरा औरंगजेब था, उसका खत्म हो गया था, उसका कहानी खत्म था, 1707 में ही उसका कहानी फिनिश था। लेकिन इधर क्या था बेटा, 1707 से लेकर 1712 तक किनकी बारी आ गई, बहादुर शाह की। फिर बहादुर शाह के बाद दूसरे नंबर पे आता है जहांदार शाह। जहांदार शाह बेटा 1 साल के लिए रहता है, 1712 से लेकर 1713 तक। तो ये पूछा जा सकता है जब 1713 तक रहता है वो किस समय रहता है, किस कह लीजिए कि पेशवा के समय रहता है उसकी मृत्यु होती है। जो आपका जहांदार शाह था तो बोलेंगे बालाजी विश्वनाथ के समय उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद फर्रुखसियर आता है, फर्रुखसियर के साथ बेटा इसकी एक लड़ाई भी होती है 1713 से 1719 के बीच में। फर्रुखसियर रहता है गद्दी पर, कब से कब तक, फर्रुखसियर यह भी उत्तर मुगल काल का रहता है, तीसरा उत्तर मुगल काल का शासक होता है, जिसे किसका शासन कब से कब तक रहता है, 1713 से लेकर 1719 तक रहता है। ठीक है, इनका भी 1719 में लड़ाई होता है, अभी हम बताते हैं, चर्चा करते हैं। अब इसको घृणित कायर बोला जाता था, घृणित कायर बेटा। इसी के समय 2 मुसलमान थे, सैयद बंधु थे। ये दोनों बहुत चालाक थे ससुरा, बहुत चालाक थे, ये दोनों बहुत चालाक थे। इन लोग का काम ही रहता था कि पहले मुगलों में लाओ, किसी को सत्ता बैठाओ, उनके अपने इशारे पे काम कराओ, उनको फिर मरवा दो और उनके फिर लूट पाट लो। बाद में यही जो रहता है सैयद बंधु ने, इसको मरवा दिया जाता है। बाद में चालाक हो जाता है, एक मुगल बादशाह रहता है, उसका नाम होता है बेटा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह काफी चालाक हो जाता है, यह समझ जाता है इनकी बातों को। मोहम्मद शाह लिख लीजिए, मोहम्मद शाह। उधर आते हैं, अभी पेशवा की तरफ हम आते हैं बेटा, थोड़ा ध्यान से बने रहिए आप लोग बस। मोहम्मद शाह, क्योंकि हर तरफ लेकर चलना है हमको ना, सब सारी चीजें पैरेलल लेकर चलनी है। अब इधर सैयद बंधु जो होता है बेटा, थोड़ा सा कह लीजिए कि नर्वस हो जाता है जब पता चलता है इसे मोहम्मद शाह जो होता है इसका विरोधी बन जाता है, और मोहम्मद शाह लास्ट में इसको मरवा देता है। मोहम्मद शाह इसको मरवा देता है, और मोहम्मद शाह के इस समय आक्रमण होता है नादिर शाह का। नादिर शाह का आक्रमण होता है, जो कि अफगान शासक होता है, एक तरह से कह लीजिए अफगान का नेपोलियन, सॉरी ईरान का बेटा, ईरान का नेपोलियन होता है वो। क्या नाम होता है, नादिर शाह। नादिर शाह जो होता है वो ईरान का नेपोलियन होता है, ये ईरान का नेपोलियन होता है। यहाँ पे आता है मोहम्मद शाह से कह लीजिए तख्ते आउस लूटता है। पूछा जाता है तख्ते आउस जो होता है, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन को बनाने वाला कौन था, स्थापत्य कला का महारथी, मतलब स्थापत्य कला का मुगल कौन था, शाहजहां। शाहजहां के समय बना था वो आपका मयूर सिंहासन। उस पर सबसे पहले बैठने वाला था आपका शाहजहां, और सबसे लास्ट में बैठने वाला था मुगल आपका मोहम्मद शाह। ये बातें भी पूछी जाती हैं। तो आता है नादिर शाह, इसके समय आक्रमण करता है बेटा, उस तख्ते आउस को ले जाता है, कोहिनूर हीरा ले जाता है, इसके बाद बहुत ढेर सारे रुपए पैसे ले जाता है। ये बातें आपको पता होना चाहिए। अब इधर हम देख लेते हैं बेटा, सैयद बंधु को मरवा दिया जाता है, सैयद बंधु को यही मरवाता है ना, मोहम्मद शाह। अब इधर देखिए फर्रुखसियर तक कहानी, हम आगे चलते हैं। अब इधर क्या होता है, 1719 में उत्तर मुगल काल में एक फर्रुखसियर होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, घृणित कायर के नाम से जानते हैं। उसको पराजित करने और सैयद बंधुओं को कह लीजिए उभारने का काम, जो सैयद बंधु यहाँ पे थे, सैयद बंधु जो जिसके इशारे पे काम कर रहे थे ना, वो यही था बालाजी विश्वनाथ था, इसके इशारे पे सैयद बंधु काम कर रहे थे। और जितने भी मुगल आते रहे उनको यह उलाटता रहा। अब इस 1719 में एक संधि होती है बेटा, जिसे बोलते हैं हम लोग, किस संधि को बोलते हैं, इस संधि को बोलते हैं दिल्ली का संधि। दिल्ली की संधि बोलते हैं। 1719 में होती है दिल्ली की संधि, किसके बीच होती है, तो बोलेंगे बालाजी विश्वनाथ के बीच और फर्रुखसियर के बीच होता है। फर्रुखसियर और बालाजी विश्वनाथ के बीच में कौन सी संधि होती है, तो बोलेंगे दिल्ली की संधि होती है बेटा। इसमें क्या होता है, और यहाँ पे यह वास्तविक सत्ता पूरी तरीके से यह कबूल कर लेता है कि भैया आप ही महान हो, आप ही समान हो। बालाजी विश्वनाथ जो होते हैं बेटा, यह जो 1720 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इधर ये मतलब कि 1719 में संधि होती है और 1720 में इनका कहानी खत्म। 1720 में बालाजी विश्वनाथ की कहानी खत्म। अब इनका पुत्र होता है जो कि वास्तविक सत्ता, क्योंकि इस समय पेशवाओं के हाथ में था, अब वंशानुगत रूप से पेशवा चलने लगे। अब इनका एक पुत्र आता है जिसका नाम होता है बाजीराव प्रथम आता है। अब यहाँ पे बाजीराव प्रथम की एंट्री होती है, दूसरा पेशवा के तौर पे बाजीराव प्रथम उभरता है। इसका जो शासक होता है, इसका जो शासन होता है बेटा, 1720 से लेकर 1740 तक होता है। 1720 से लेकर 1740 तक होता है। 1720 से लेकर 1740 तक होता है। उधर आपको पता है 1749 में भी बैठा हुआ है साहू जी।
साहू जी हैं अभी, वो तो 50 से मरते हैं ना। अब इधर जैसे ही इसकी नियुक्ति होती है तैसे ही साहू जी बोलते हैं, पता है क्या बोलते हैं? योग्य पिता का योग्य पुत्र आ गया है राजगद्दी पे। यह बात आपसे, एक मिनट, ये गिरने वाला था। यह बात आपसे बार बार पूछ लिया जाता है कि योग्य पिता का योग्य पुत्र जो बोला गया था, किसे बोला गया था, किसके द्वारा बोला गया था? तो आप बोलेंगे बाजीराव प्रथम को बोला गया था, साहू जी महाराज के द्वारा बोला गया था। साहू जी महाराज संभाजी के जो पुत्र थे, संभाजी शिवाजी के पुत्र थे, ठीक है ना। संभाजी के पुत्र करते हैं साहू जी महाराज के द्वारा बोला गया था बाजीराव प्रथम को कि योग्य पिता का योग्य पुत्र, क्योंकि जो बालाजी विश्वनाथ थे काफी ज्यादा पावरफुल थे बेटा। इन्होंने काफी ज्यादा क्षेत्र को अपने अंदर में जीता, विजीत किया उसे, और उसको अपने में मिला लिया मराठा साम्राज्य में। तो इस वजह से उन्होंने बोला था। यह बातें आपसे पूछ ली जाती हैं तो आप याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपने बाजीराव मस्तानी मूवी भी देखी होगी, तो इसके बारे में अभी हम चर्चा करते हैं, थोड़ा सा मस्ती कर देंगे थोड़ा सा। अब ये बाजीराव सत्ता में आ गए। अब बाजीराव सत्ता में आ गए बेटा। अब इधर बाजीराव काफी ज्यादा विस्तार करने पे तुल गए अपने पिता की तरफ। निजामों को परेशान करने लगे, हैदराबाद जीत लिए पूरा, इधर गुजरात जीत लिए, इधर मालवा क्षेत्र जीत लिए, इधर पुर्तगालों को परेशान करने लगे। पुर्तगाली क्योंकि आना स्टार्ट हो गए थे 1498 में ही, कोठी वगैरह बना लिए थे सब, 1503 में, 1505 में कोचिन में और कोनूर में, इस तरह कोठी बना लिए थे ना। तो उनको परेशान करना स्टार्ट कर दिए। अब सबका हालत खराब। अब इधर क्या होता है, इधर क्या होता है बेटा? बुंदेलखंड का एक राजा रहता है जिसका नाम होता है छत्रसाल। उस पर आफत आ जाता है। छत्रसाल जो होता है बेटा, इस पर आफत आ जाता है। यह बिल्कुल घबरा जाता है। अब यह आमंत्रित करता है अपने ही राज्य में हमला बोलने के लिए, किसको? बाजीराव द्वितीय को। बोलता है भैया आ जाओ, हमारे यहाँ का जो सत्ता पत्ता है सब कुछ तुम लूट लो। अब ये जब आते हैं भैया मुलाकात करने इनसे, इनके सत्ता पे लड़ाई छेड़ने आते हैं, युद्ध का प्रोग्राम करने आते हैं, तब तक इधर पता चलता है, आते हैं गाना बजाना होता है ना कि राज दरबार में आए, गाना बजाना होने लगा। उसी राज दरबार में इनको मिल गई क्या? नृत्यांगना। उस नृत्यांगना का क्या नाम था? नृत्यांगना। उस नृत्यांगना का नाम था भैया क्या? मस्तानी। ये मुसलमान थी, मस्तानी नाम था, मस्तानी। अब आपने इसी पे मूवी देखा होगा कि बाजीराव मस्तानी। अब इनको प्यार हो जाता है बाजीराव मस्तानी। आपने मूवी देखा होगा जिसमें कि अभी आपको हम बताएंगे, जो कि इनसे एक तरह से लड़ाई भी होती है। एक शासक होता है जो कि आप देखे होंगे कि जो उसमें विलन का रोल किया हुआ है मूवी में, हमारे संजय दत्त ने किया है ना। ये मूवी आप देखे होंगे। तो बाजीराव मस्तानी एक तरह से यहाँ से कहानी स्टार्ट हो जाती है। यह बाजीराव मस्तानी के रंग में रंग जाते हैं। अब इनकी भी मृत्यु हो जाती है भैया 1740 में। अब बाजीराव की मृत्यु हो जाती है लड़ाई में, किसी भी लड़ाई में जाते हैं, अभियान होता है, किसी अभियान में इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या होती है? बाजीराव की मृत्यु 1740 में, आप याद रख लेंगे 1740 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इधर मृत्यु के बाद अगले पेशवा सुने जाते हैं बेटा, एक मिनट, उनकी मृत्यु होगी 1740 में। 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु होती है। इसके बाद बाजीराव प्रथम के एक पुत्र आ जाते हैं, क्या नाम होता है? बालाजी। याद रखेंगे बेटा, बालाजी। देखिए दिमाग से स्किप नहीं करने देंगे हम, आप लोग बिल्कुल ना घबराइए, थोड़ा सा सोच कर बताएंगे लेकिन सही बताएंगे आप लोग को, ठीक है। अब देखिए बाजीराव प्रथम के एक पुत्र होते हैं, इनके पुत्र, ये क्रम से चल रहा है बेटा, हम इस वजह से क्रम से साइड में लिख रहे हैं क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है। आप लिखते चलिए इसको, ठीक है ना। ये देखिए कब से कब तक थे, तो बता देंगे। जो आपके बालाजी विश्वनाथ थे, इनका जो शासन था बेटा कब से कब तक, हमने अभी चर्चा किया था 1713 से लेकर 1720 तक। आप इसको भी लिख लें यहाँ पे, 1713 से लेकर 1720 तक। इसके बाद ये आ जाते हैं। अब इनकी जब मृत्यु हो जाती है 1740 में बेटा, तो आ जाते हैं, क्या नाम होता है उनका? बालाजी बाजीराव। बालाजी इनका नाम होता है, और अपने नाम के पीछे अपने पिताजी का नाम लिखवा लेते हैं, बालाजी बाजीराव। इनका जो शासन होता है बेटा कब से कब तक होता है, आपको पता होना चाहिए कब से कब तक होता है इनका शासन, क्योंकि इन्हीं के समय जो बालाजी बाजीराव होते हैं बेटा, इन्हीं के समय पानीपत का तिथि का लड़ाई होती है 1761 में, और 1761 में इनकी मृत्यु होती है। अभी बताते हैं सारी कहानी। अब देखिए बालाजी बाजीराव सत्ता पर बैठते हैं और ये भी अपना क्षेत्र विस्तार करने लगते हैं, तुल जाते हैं, क्योंकि मराठा जो थे बेटा काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए कि पावरफुल थे। वह जो भी रहता था, आता था, उसके खून में तो अपने पिताजी का खून ही रहता था, तो अभी उसी सत्ता विस्तार में लग जाता था अपना, एक तरह से विस्तार करने लगे। और इनका वास्तविक नाम भी पूछ लिया जाता है, तो बता देंगे इनका वास्तविक नाम था नाना साहब इनका वास्तविक नाम रहता है। और इनको कहा जाता है, बालाजी बाजीराव को, मराठा का काफ़ी ज़्यादा विस्तार किए, इनको ये इस नाम से जाना जाता है। इस वजह से अफगान, इन्होंने जो अपनी सत्ता थी बेटा अफगान तक ले गए, अफगान तक। आपको पता है ना, अगर हम भारत का मैप बना दें, भारत का मैप बनाएं ऐसे, ठीक है ना, ऐसे भारत का मैप बनाए बेटा, तो आपको पता है इधर गुजरात वाला क्षेत्र है, इधर पूरा जीत लिए वो, इधर आ जाता है आपका जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र बेटा, इधर ऐसे,
और इधर पूरा क्षेत्र होता है इस तरह है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, डाटा बन रहा है, नहीं तो सही बना देते हैं हम, क्या दिक्कत है। देखिए 1 मिनट, इधर पता है आपको ये हमारा प्रायद्वीप भारत है, प्रायद्वीप भारत है बेटा, है ना, प्रायद्वीप भारत है। और इधर हमारा गुजरात वाला पोर्शन है, गुजरात वाला पोर्शन है ना। इधर हमारा जम्मू कश्मीर वाला है इलाका, ठीक ना, इधर जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, और इधर हमारा नॉर्थ ईस्ट का है, नॉर्थ ईस्ट का है, ठीक है ना, इधर नॉर्थ ईस्ट का है। इस तरह हमारा इंडिया बना है। अब यहाँ पे मराठा का था बेटा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं बाला बाजीराव, जीतते हुए जाते हैं, इधर जीतते हैं, इधर जीतते हैं, इधर जीतते हैं, ये पूरा जीत लेते हैं पोर्शन। इधर पता है आपको पाकिस्तान वाला क्षेत्र इधर पड़ जाता है, क्योंकि पाकिस्तान वाला क्षेत्र उस समय तो पाकिस्तान बटा वटा नहीं था, तो ये पूरा का पूरा भारत में ही था। और इधर अफगान था, इधर अफगानी थे, और यहाँ तक ये पहुँच गया, अपना क्षेत्र विस्तार कहा जाता है। अफगानों तक पहुँचाने वाला कौन था, तो बोलेंगे बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव अपना जो क्षेत्र विस्तार था बेटा वो कहाँ पहुंचा दिए बेटा, उधर अफगान तक, और इधर स्टार्ट किए तो बंगाल तक लेके चले गए। बंगाल में अलवर्दी खां था, अलवर्दी खां बेटा, अलवर्दी खां रहता है बंगाल में। अलवर्दी खां को परास्त किया इन्होंने 1751 में, आपसे पूछा जाता है अलवर्दी खां को इन्होंने बंगाल में कब परास्त किया और कब यह क्षेत्र जीत लिए, तो बोलेंगे 1751 में। बालाजी बाजीराव जो होते हैं बेटा अलवर्दी खां को परास्त करते हैं, उस क्षेत्र को अपने मिला लेते हैं। और आगे अहमद शाह अब्दाली की चुनौती आ जाती है तब तक, क्योंकि 1761 में जो लड़ाई होती है पानीपत तृतीय का जो लड़ाई होता है बेटा, इसमें पानीपत द्वितीय का लड़ाई बताएंगे तो 1526 में हुआ था। आप ये कमेंट करेंगे किसके बीच हुआ था, मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है इसको। और 1556 में दूसरी लड़ाई होती है पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है, ये किसके बीच होती है, दोनों कमेंट करेंगे आप। अब जो पानीपत तृतीय होता है बेटा ना, ये 1761 में होता है, अहमद शाह अब्दाली और बालाजी बाजीराव यानी कि मराठों के बीच होता है। और मराठों का हार होता है बेटा, इस समय कह लीजिए 1761 में बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। ससुरा बहुत मार मारता है बालाजी बाजीराव को, बालाजी बाजीराव टें हो जाते हैं, कहानी खत्म हो जाता है। इधर क्या होता है, फिर बालाजी बाजीराव के बाद एक लोग और आते हैं बेटा पेशवा में, उनका नाम होता है माधव राव। क्या होता है, माधव राव, लिखते चलिए आप क्रम से। माधव राव का जो शासन होता है बेटा 1761 से लेकर 72 तक होता है, 1761 से लेकर 72 तक होता है। इधर सत्ता संभालते हैं और पुनः मराठा शक्तियां फिर से बढ़ने लगती हैं, ये अपना शक्तियां फिर से बढ़ाने लगते हैं। और फिर यह निजाम हुआ, हैदराबाद हुआ, उनको जीत कर 1/4 अपना कर लेने लगते हैं। 1/4 क्योंकि जो इनके अंदर में था, जो इनके अंदर में नहीं था, रक्षा के पद पे था, उससे 1/4 लेते थे, और जो इनके पूरे तरह से अंदर में था उससे 1/10 कर लेते थे। दोनों करों का नाम बताना है आपको, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं करों का नाम, आप कमेंट करेंगे लास्ट में जब वीडियो ऑफलाइन हो जाएगा तब। अब इधर क्या था, मुगल बादशाह का उस समय जब ये 1772 में थे, तो इस समय 1772 के आसपास सोचिए कौन थे मुगल बादशाह बेटा, तो आपको समझ में आएगा 1772 के आसपास में जो मुगल बादशाह था उसका नाम था शाह आलम द्वितीय। क्या नाम था, शाह आलम द्वितीय था बेटा, शाह आलम द्वितीय था उस समय मुगल बादशाह था। अब यह क्या काम करता है, अंग्रेजों के संरक्षण से छुटकारा पाकर सीधे का सीधे माधवराव के पास संरक्षण में आ जाता है, माधवराव के संरक्षण में आ जाता है। और उधर अंग्रेजों को पता चलता है, अंग्रेज आते हैं बेटा, एक तरह से पेशवाओं को परेशान करते हैं, और यहीं से पेशवाओं का पूरा कलेजे की पतन होने स्टार्ट हो जाता है और पेशवा खत्म हो जाते हैं। अब जो शासन होता है आपको पता है ना, 1757 की क्रांति, 1857 की क्रांति होती है, वो तो बहुत बाद में होता है। 1757 का प्लासी की लड़ाई, फिर 1764 का बक्सर की लड़ाई, इसके बाद 1757 से इनका कलेजे अंग्रेजों का अपने भारत में हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर देते हैं हर चीज़ में। फिर इसके बाद पूरी तरीके से सत्ता जो स्थापित कर लेते हैं अंग्रेज 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद कर लेते हैं। फिर आपका इलाहाबाद की संधि होती है, मीर जाफर होता है, मीर कासिम होता है, बंगाल के नवाब होते हैं। बंगाल के नवाब उस समय कौन थे बेटा, बता देंगे, जो आपके 1764 के आसपास में, 1764 के आसपास में कौन था बेटा, तो बता देंगे आप 1764 के आसपास में आपके थे आलम शाह द्वितीय का जो शासन था बेटा 1759 से लेकर 1806 तक था। तो उनके समय कलेजे के तीनों लोग मिल जाते हैं, बंगाल के नवाब, आपके जो मुगल बादशाह होते हैं शाह आलम द्वितीय, प्लस मीर कासिम, तो मीर जाफर जो होता है उसका दामाद होते हैं मीर जाफर के दामाद मीर कासिम, क्योंकि यह आपका जो सिराजुद्दौला था, उससे कह लीजिए कि सिराजुद्दौला से करिए कि इसका सेनापति था सिराजुद्दौला का जो मीर जाफर होता है, क्योंकि यही तो सारा खबर देता है अंग्रेजों को, क्लाइव को मुनरो को यही खबर देता है। उधर वो सब आते हैं भैया, इधर इनका खबर लेते हैं, और एक कलेजे एक सेठ भी था उनके साथ, एक सेठ मिल जाता है, और इधर पता चलता है सिराजुद्दौला को लोग हरा देते हैं प्लासी की लड़ाई में। और इधर बक्सर की लड़ाई होती है, बक्सर की लड़ाई में फिर से मीर जाफर विद्रोह कर देता है और मीर जाफर को लोग हराते हैं। मीर जाफर
एक तरफ होता है, शाह आलम द्वितीय एक तरफ होते हैं और प्लस बंगाल के नवाब होते हैं। इन तीनों लोग की भीड़ एक तरफ होती है, इधर अंग्रेज होते हैं। अंग्रेजों में कौन होता है? क्लाइव होता है। क्लाइव पहले में होता है मुनरो होता है बेटा, लॉर्ड मुनरो होता है। लॉर्ड मुनरो के साथ बक्सर की लड़ाई होती है। अब इधर मुनरो जो होता है जीत जाता है। अब यहीं से स्टार्ट हो जाता है बंगाल का नवाब। बंगाल का नवाब होता है, बनते फिर उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल आ जाता है। बंगाल का गवर्नर जनरल के बाद बेटा आ जाता है आपका भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल के बाद भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग ना पहले होते हैं। लॉर्ड कैनिंग भारत के लास्ट गवर्नर जनरल भी होते हैं। इस तरह सारी संरचना चलने लगती है, लास्ट में माउंटबेटन तक चलती है और लास्ट में भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में देखा जाता है सी राजगोपालाचारी को, भारतीय गवर्नर जनरल। इस तरह सारी संरचना है, इसके आगे हम आपको बताएंगे। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग शेयर करते हैं। आप लोग शेयर करिए और ऑनलाइन शिक्षण को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा। और जितने भी नोटिफिकेशन हैं, जितने भी आपको सूचनाएं दी गई हैं, आप लिख लें। अच्छा, नंबर बता देते हैं लास्ट में आपको, बोले थे नंबर बताने के लिए। नंबर देख लीजिए हमारा क्या था, 63 86 08 75 35। 63 86 08 75 35, 63 86 08 75 35। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग इस पर कॉल नहीं करेंगे, कृपया करके कॉल नहीं करिएगा। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, सारे बच्चों को प्रॉब्लम है वैसे, जिन बच्चों को भी प्रॉब्लम है वह इस पर कमेंट करेंगे, उनको हम ग्रुप में ऐड करेंगे। ग्रुप में वो बहुत सारे डिस्कस करेंगे। जिन बच्चों को कोई इन्फॉर्मेशन होगा वो बच्चा उस बच्चे की हेल्प करेगा, अन्यथा हम नहीं तो कॉल करेंगे उसे और उसका हेल्प करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए आप इस नंबर को नोट कर लीजिए, कॉल नहीं करिएगा, परेशान नहीं करना है आपको। अच्छे तरीके से आप नोट करेंगे, ना ही नंबर इधर उधर करेंगे बेटा। ठीक है ना? आप इस नंबर को लिखिए। और बच्चियों से बात करना चाहते हैं, बच्चियां आप लोग बिल्कुल ना घबराइए। और अगर आप लोग डायरेक्ट नहीं बात कर सकते हो तो इस नंबर है, ये नंबर से आप कॉल कर सकते हो, सॉरी कॉल बोल रहे हैं, मैसेज कर सकते हो। हम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे। उस ग्रुप में आप अगर जो भी डिस्कस करना चाहो कर लो, सारी बच्चियां हैं उसमें। अपना इन्फॉर्मेशन मतलब कि अपना डिस्कशन के थ्रू आपको उसका आंसर मिल जाएगा। चलिए, धन्यवाद। अपना आप लोग ख्याल रखिए, थोड़ा सा उटपटांग हरकतें कम करिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है, एक मिनट। चलिए, अच्छा माइक तो गिर गया। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और अपना ध्यान रखिए। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब यहाँ से पुर्तगालियों का आगमन शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? धन्यवाद।